हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अब एक अंतिम टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ, जैसे हम आज यहाँ पर पूर्ण करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताई जानी चाहिए कि हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है या हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वो सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आती है। या तो वो खंभों पर तार के माध्यम से आ सकती है, वो भूमिगत तरीके से भी हमारे घरों में आ सकती है, यानी कि जो तार होते हैं वो हमारे घरों तक विद्युत धारा को लेकर के आते हैं। हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ होता है, यानी कि हमारे घरों में एसी करंट जो है वो प्रवाहित होता है। अब हमारे घरों में आने वाला जो विद्युत धारा जो होती है उस पर जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है, जो हमारे देश के लिए निर्धारित मानक है। यानी कि हमारे देश का मानक विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट है। इसके अलावा आपको ये बताया जाना चाहिए कि जब करंट हमारे घरों में आता है तो सबसे पहले मुख्य फ्यूज से होकर के वो गुजरता है, यानी कि हमारे घरों में आने वाला करंट मीटर से भी पहले फ्यूज में आएगा। इसका कारण ये होता है कि फ्यूज में करंट आने पर मान लो कि अधिक वोल्टता का करंट आया, ज़्यादा वोल्टेज का करंट आया, तो फ्यूज उड़ जाएगा, मीटर सहित बचे हुए उपकरण हमारे खराब होने से बच जाएंगे, जलने से बच जाएंगे। हमारे घरों में आने वाला करंट मूल रूप से दो तारों के माध्यम से आता है। जनरली विद्युन्मय तार और उदासीन तार तो उन्हें बोलते ही हैं, पर जनरली जो विद्युन्मय तार होता है जिसमें विद्युत धारा आती है उसका रंग लाल और उदासीन रंग जो तार होता है उसका रंग काला होता है। करंट अंदर आता है, फ्यूज से होते हुए वो मीटर में आता है, मीटर से होते हुए वो बोर्ड में जाता है, बोर्ड में वो तार अलग अलग परिपथों में बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर इन सभी स्विचेस को या सभी उपकरणों के लिए, ये उपकरण का सॉकेट या दूसरे उपकरण का सॉकेट या तीसरे उपकरण का सॉकेट, हर उपकरण के लिए अपने अपने सेपरेट स्विचेस होते हैं, अपने अपने स्विच होते हैं। और इसके अलावा सभी के सभी उपकरण आपस में पार्श्व क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आपको पता ही है कि श्रेणी क्रम के मुकाबले पार्श्व क्रम काम का होता है, इसलिए हम अपने घरेलू विद्युत परिपथों में सभी उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ एक नई और महत्वपूर्ण बात है भू संपर्क। ये भू संपर्क तार क्या होता है? आपने सभी ने किसी भी सॉकेट के अंदर एक तीसरा होल देखा होगा, दो पिन के अलावा, विद्युन्मय तार और उदासीन तार के पिन के अलावा एक तीसरा होल देखा होगा। यही भू संपर्क तार का होल होता है, यहाँ वो छिद्र होता है। यहाँ से ये तार निकल करके आप देख पा रहे होंगे भू संपर्क में जा रहे हैं। इस तरीके से इस भू संपर्क तार को समझने का प्रयास यदि हम करें तो हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसको आसान करने के लिए हमने भू संपर्क तार के लिए एक अलग से चित्र बना रखा है। हम आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि भू संपर्क तार का क्या सिस्टम होता है। ध्यान से आप लोग इस बात को समझिएगा। सर्वप्रथम होता यह है कि हमारे घरों में कई प्रकार के विद्युत उपकरण उपयोग होते हैं। कुछ का जो आवरण होता है वो धात्विक होता है और कुछ का अधात्विक होता है। जैसे कि मान लेते हैं मिक्सर का आवरण अधात्विक माना जा सकता है, किंतु फ्रिज या वॉशिंग मशीन या कूलर जैसे जो आवरण होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उनका जो आवरण होता है यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो मेटल बॉडी होती है, धात्विक बॉडी होती है। जब धात्विक बॉडी के अंदर जब करंट जाता है तो करंट आता तो विद्युन्मय तार से और जाता उदासीन तार से। इन दोनों नीचे वाले तारों में से एक तार जो है वो विद्युन्मय है और एक तार जो है वो उदासीन है। तो एक से करंट आता है और एक से करंट जाता है, ये तो हम समझते हैं। ये तीसरा तार किस काम आता है? कुछ हमने देखे हैं उपकरण जिनमें 3 पिन होते हैं, 3 पिन होते हैं। तो उस तीसरा पिन जो है, उस तीसरे पिन का क्या उपयोग होता है? दरअसल वो भू संपर्क तार होता है। ये करता क्या है? जब करंट अंदर आता है तो करंट उस उपकरण के बॉडी में, यानी कि उसकी जो बॉडी बनी हुई है, जो धातु की बनी हुई है, उस बॉडी में कभी कभी लीक कर जाता है, यानी कि उसके अंदर वो लीक हो जाता है। जब करंट उपकरण की बॉडी में लीक हो जाएगा तो उपकरण को आपके द्वारा छूने पर आपको करंट का झटका महसूस होगा। ये ना महसूस हो या आपको करंट ना लगे, शॉक ना लगे, उससे बचने के लिए इसके बॉडी से एक तार को जोड़ दिया जाता है थर्ड पिन में, यानी कि ऊपर वाले पिन में। और ये 3 पिन आप जानते हैं कि हम सॉकेट के इस वाले होल में, यानी कि सबसे ऊपर वाले होल में लगाते हैं। ये इस करंट को सीधा पहुंचा देता है नीचे, क्योंकि इसका अंतिम बिंदु एक तांबे की रॉड के माध्यम से जमीन में गड़ा हुआ होता है। तो ये एक आसान रास्ता, एक पथ उपलब्ध करवाता है लीकेज हुए करंट को आसानी से भूमि में ले जाने के लिए, जिससे इसका जो विभवांतर है, इस उपकरण में जो करंट का विभवांतर है वो भूमि के विभवांतर के बराबर हो जाए। या यूं बोल लो कि ये करंट सारा का सारा यहाँ से होते हुए, इस पिन से होते हुए, इस छिद्र से होते हुए कहाँ चला जाए? भूमि में चला जाए।
तो ये भूसंपर्क तार का वास्तविक उपयोग होता है या फिर अर्थिंग वायर का वास्तविक उपयोग होता है। हम सबके घरों में अर्थिंग का कनेक्शन होता है। जिन घरों में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं होता वहाँ धातु के जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं, विद्युत उपकरण उपयोग किए जाते हैं, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कभी कभी उनके उपकरणों से झटका लगने की संभावना होती है। किंतु यदि हम भूसंपर्क तार का उपयोग करते हैं तो हमें यह संभावना पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त वैसे तो हमने फ्यूज़ के बारे में पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा ही था, लेकिन फ्यूज़ का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग होता ही है, हर जगह होता है, क्योंकि फ्यूज़ हमारे उपकरणों को जलने से बचा देता है। फ्यूज़ जो होता है वो उपकरणों के अंदर आने वाली अतिरिक्त विद्युत धारा के स्थिति में खुद मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है और टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो उपकरण बंद ज़रूर हो जाते हैं, किंतु वे जलने से बच जाते हैं, उनका नुकसान होने से बच जाता है। तो इस प्रकार ये इस चैप्टर में हमें घरेलू विद्युत परिपथ के रूप में पढ़ने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न हल करने और उसके बाद फिर हम अभ्यास पर आएंगे। तो आइए हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम लोग प्रश्नों को हल करें, हम दो महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ जान लेते हैं कि लघु पथन क्या होता है और अतिभारण क्या होता है। जब किसी सॉकेट से, जब कोई भी सॉकेट होता है तो उससे एक से अधिक उपकरण यदि हम जोड़ दें या फिर और कोई ऐसी स्थिति बने कि जिसमें उपकरण खराब हो, तो जब सॉकेट से अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा निकलती है तो उस स्थिति को हम अतिभारण कहते हैं। जो अतिभारण होता है, उस अतिभारण की अवस्था में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से आग लगने की संभावना होती है। इसी के साथ साथ लघु पथन, जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में सीधे टकरा जाते हैं तो जो परिपथ होता है वो बीच से ही पूर्ण हो जाता है, यानी कि अपना रास्ता छोटा कर लेता है। इसी छोटे रास्ते को हम लघु पथन या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसा जब होता है तब अचानक से किसी भी परिपथ में बहुत तेजी से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे भी ऊष्मा की स्थिति बनने पर यानी कि आग लगने की संभावना होती है। तो अतिभारण और लघु पथन एक दूसरे से मिलती जुलती परिघटनाएं हैं जो करंट से होने वाली कुछ दुर्घटनाओं का कारण बनती है। इसलिए हमें कैसे भी अतिभारण और लघु पथन से बचना चाहिए। हम अतिभारण या लघु पथन से कैसे बच सकते हैं? यदि हमें अतिभारण से बचना है तो हम ये कोशिश करें कि एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा जो उपकरण हैं उनको ना जोड़ें। हम ये भी कर सकते हैं कि हम अधिक विद्युत धारा उपयोग करने वाले उपकरण को अधिक विद्युत धारा वाले सॉकेट में ही जोड़ें। जैसे मान लो कि कोई उपकरण 15 एम्पियर की विद्युत धारा पर ही कार्य कर सकता है, तो हम उसको ऐसे सॉकेट से ही जोड़े जो 15 एम्पियर पर कार्य करता है, ना कि 5 एम्पियर वाले सॉकेट से उसको कनेक्ट करें। तो यदि अधिक बड़ा उपकरण है या अधिक बड़ी मशीन है तो उसको अधिक विद्युत धारा उपलब्ध करवाने वाले सॉकेट से ही जोड़ें। इससे भी हम अतिभारण से बच सकते हैं। तो अतिभारण से बचने के कई प्रकार के उपाय हैं, हालांकि इनका प्रश्नों में भी हम विचार विमर्श करेंगे इन पर। तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो प्रमुख सुरक्षा उपायों के बारे में बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने घरेलू विद्युत परिपथ पढ़ा, हमने सबसे पहले उसमें फ्यूज़ तार लगाया था, तो वो अपने आप में एक सुरक्षा उपाय है। यदि हम फ्यूज़ लगा देते हैं तो हमारे मीटर सहित सारे उपकरण अधिक वोल्टेज की स्थिति में जलने से बच जाते हैं। तो एक तो आपका इसमें उत्तर हो सकता है फ्यूज़ तार। फ्यूज़ तार का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि मैं दूसरे किसी की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं, दूसरे रूप में हम ये बोल सकते हैं कि हमने भूसंपर्क तार की व्यवस्था की थी। भूसंपर्क तार भी हमें करंट लगने या शॉक लगने की स्थिति से बचाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर दो हो जाएंगे, एक हमारा फ्यूज तार और दूसरा भूसंपर्क तार। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ यानी कि 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है, यानी कि उस घर का जो सॉकेट है वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा उपलब्ध करवा सकता है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं और आप इस बात को स्पष्ट भी कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इस बात से क्या परिणाम निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, हमें दिया गया है कि उस तंदूर की जो शक्ति है वो 2000 वॉट है, साथ ही साथ हमें विभवांतर का मान 220 वोल्ट दिया है। आप जानते हैं कि विद्युत शक्ति का जो सूत्र होता है वो P बराबर VI होता है। यदि मैं इससे I का मान निकालूं तो वो I बराबर हो जाएगा P/V। मैंने इसी सूत्र P/V का यहाँ पर उपयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि P का मान मैंने 2000 और V का मान 220 वोल्ट रखा। जब मैंने इसे हल किया तो 100/11 से मुझे लगभग 9.1 या लगभग 9 एम्पियर के लगभग की विद्युत धारा प्राप्त हुई। यानी कि ये जो तंदूर है जो 2000 वॉट की शक्ति पर कार्य करता है या जो 220 वोल्ट के वोल्टेज पर कार्य कर सकता है, इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का मान 9 एम्पियर है या विद्युत धारा का मान 9 एम्पियर है। किंतु घरेलू विद्युत परिपथ में उपलब्ध विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर है, यानी कि जो सॉकेट उपलब्ध करवा रहा है वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा है, किंतु इसे जितनी विद्युत धारा की आवश्यकता है वो 9 एम्पियर है।
यहाँ 4 एम्पियर का अंतर आ रहा है, सॉकेट कम ऊर्जा दे रहा है और तंदूर अधिक ऊर्जा ले रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर अति भारण होने की संभावना है, क्योंकि आपने एक अधिक अनुमतांक वाले उपकरण को कम अनुमतांक देने वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दिया। तो यदि आप इसको इस परिपथ में जोड़ते हैं, इस तंदूर को इस सॉकेट वाले परिपथ जिसमें कि 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर आप इसका प्लग इस सॉकेट में लगा देते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो अति भारण होगा, जिससे कि परिपथ टूट सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट होने की संभावना यानी कि लघु पतन होने की संभावना भी बन सकती है, यानी कि परिणाम गलत होंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो परिणाम गलत आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो अति भारण से बचाव के लिए हम ये कर सकते हैं, अभी अपने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि एक से अधिक उपकरणों को एक ही सॉकेट में नहीं जोड़ना, अधिक अनुमतांक वाले, यही अपने प्रश्न हल किया अभी, अधिक अनुमतांक वाली विद्युत धारा वाले उपकरण को कम अनुमतांक वाले सॉकेट से कनेक्ट नहीं करना, और ऐसे कुछ और भी चीजें हैं। जैसे कि अति भारण से बचने के लिए हम फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे ही फ्यूज उस उपकरण का उड़ जाएगा, जिससे वो उपकरण जलने से बच जाएगा। तो फ्यूज तार का उपयोग करना, एक से अधिक उपकरणों को एक सॉकेट में नहीं जोड़ना और अधिक अनुमतांक वाले उपकरण को कम अनुमतांक देने वाले सॉकेट से नहीं जोड़ना, ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो अति भारण की समस्या से बचा सकती है या उससे हम बच सकते हैं। अब आते हैं अपन अभ्यास प्रश्नों की ओर। आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले पहला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है कि कौन सही वर्णन करता है किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को। पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, दूसरा ये रेखाएं तार के समांतर होती है, तीसरा ये रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, और चौथा है ये संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो सही उत्तर होगा चौथा, ये संकेंद्री क्षेत्र रेखाएं होती है। संकेंद्री मतलब संकेंद्री वृत्त बनते हैं ना, एक सीधे धारावाही चालक के किसी भी बिंदु पर संकेंद्री क्या बनते हैं? वृत्त बनते हैं। तो ये संकेंद्री क्षेत्र रेखाएं जिनका केंद्र कौन होता है? तार होता है। जिनका केंद्र कौन होता है? तार होता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या किसी कुंडली के में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, या फिर किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या फिर किसी विद्युत मीटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। सीधी बात है, प्रश्न जो ऑप्शन नंबर सी था कि कुंडली तथा चुंबक के बीच जब आपेक्षिक गति होगी तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रेरित होगी, इसी को हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का अगर मैं उत्तर बोलूं तो वो था ऑप्शन डी, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपन तीसरे प्रश्न की ओर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हमें जनित्र का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। ऐसा नहीं है, दोनों में ही स्थायी चुंबक लिया जा सकता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता जनन करता है, मतलब अधिक वोल्टता होती है। ऐसा भी नहीं है, दोनों से बराबर वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता जनित्र करता है, बात वही है कि दोनों से बराबर वोल्टता प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन डी ही बचा, और वो क्या है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। और यही महत्वपूर्ण विशेषता है इन दोनों की। सर्पी वलय यानी कि पूरी रिंग एसी जनरेटर में होती है, और स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय जो होते हैं वो डीसी जनरेटर में होते हैं या डीसी मोटर में होते हैं। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो चौथे का जो है करेक्ट उत्तर है जो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अचानक से बहुत तेजी से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और इसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिससे भी आग लगने की संभावना आती है। तो प्रश्न नंबर 5वें का जो उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 5वें का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है बात कर लेते हैं तथा कौन सा गलत है। इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। पहला जो है वो ये है कि विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। दूसरा है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल ये बात सही है। अगला है
किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली, एक वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है। बिल्कुल सही बात है, समांतर रेखाएं होती है केंद्र में उसके। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्मय तार होता है। नहीं, हरे विद्युत रोधन वाला तार भू संपर्क तार होता है। तो मतलब डी जो है वो गलत कथन है, सी जो है वो सही कथन है, बी भी सही कथन है, जबकि ए गलत कथन है। तो ए गलत, बी सही, सी सही और डी गलत। ऐसा करके आप सही और गलत में इसको लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7वें की बात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। आप किसी स्थायी चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर आप किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके भी उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, एक स्थायी चुंबक द्वारा और एक किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके। ये 2 इसके ऑप्शन है, इसके आंसर हैं। अगला प्रश्न, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? यदि आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं, ये हमसे पूछा है। तो निश्चित रूप से जो परिनालिका होती है, उस परिनालिका की खासियत ये होती है कि हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। उसके हमको दोनों सिरे यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स भी, यहाँ दोनों एंड पार्ट्स भी पता चलते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ निर्धारण नहीं कर पा रहे कि कौन सा ध्रुव उत्तर ध्रुव है और कौन सा दक्षिण ध्रुव है। यदि हम इसके पास कोई सी क्षण चुंबक लेकर के आते हैं और उसका एन सिरा इसके पास लेकर के आते हैं, मान लेते हैं कि ये दोनों सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो परिनालिका है इसका एन ध्रुव इस ओर ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, परिनालिका के ध्रुवों का निर्धारण, परिनालिका के अंदर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का निर्धारण क्षण चुंबक की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। और एक प्रश्न और था कि परिनालिका किसे कहते हैं, इसका विवरण हमने बहुत अच्छे से हमारे पिछले वीडियोस के दौरान सीखा है। हालांकि यदि मैं इसको फिर से बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी विद्युत रोधी तांबे के तार की, किसी तांबे के विद्युत रोधी तार की एन फेरों वाली कुंडली को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। जब हम इसे किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं तो यह परिनालिका वैद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और सामान्यतः जो परिनालिका होती है वो किसी क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जिसका एक सिरा एन ध्रुव और दूसरा सिरा एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। और हाँ, निश्चित रूप से हम किसी क्षण चुंबक से पता कर सकते हैं कि परिनालिका का एन ध्रुव क्या होगा और एस ध्रुव क्या होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो लगने वाला बल अधिकतम तब होता है, ये हमें बताता है वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यह कहता है कि जब हमारा वाम हस्त नियम के अनुसार, मैं पहले वाम हस्त नियम बता देता हूं एक बार और ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कि हमारी मध्यमा उंगली, तर्जनी और अंगूठे को हमको एक दूसरे के लंबवत फैलाना है। तब मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। किंतु प्रश्न यह है कि यह बल अधिकतम कब होता है? निश्चित रूप से बल अधिकतम तब होता है जब जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो विद्युत धारा है ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि ये तीनों चीजें जब एक दूसरे के लंबवत होती है तब लगने वाला बल अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है। तो आप इसमें अपने उत्तर में ये लिखेंगे कि वाम हस्त नियम के अनुसार जब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो लगने वाला बल अधिकतम होता है। मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगा करके बैठे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसको समझाने के लिए मुझे स्वयं के ऊपर ये क्रियाकलाप करना पड़ेगा। आप लोग जब खुद के लिए क्रियाकलाप करें तो मुझसे उल्टा सिस्टम समझें। तो अब आप इस बात को, मैं इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ता हूँ और इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमें कहा गया है कि मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार पर लगा करके बैठे हैं। मेरी पीठ जो है मेरे पीछे वाली दीवार से लग करके है, बोर्ड से लग करके है। अगला जो इसमें आगे लिखा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे की दीवार से सामने की दीवार की ओर क्षैतिजतः गमन करते हुए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज पीछे से निकल रहा है और सामने की ओर जा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन पुंज। ये ध्यान रखना कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे लिखा हुआ है कि किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ये मेरा दायां हाथ है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं
वो आगे जाकर के दाईं ओर विक्षेपित हो रहे हैं, यानी कि जो बल उन पर लग रहा है वो उनको दाईं ओर विक्षेपित कर रहा है, यानी कि सीधे हाथ की ओर। हमसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। हमसे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी गई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम चूंकि इलेक्ट्रॉन जो पुंज है वो मेरे पीछे से आगे की ओर जा रहा है, यानी कि इसे मैं विद्युत धारा की दिशा मानता, किंतु यहाँ पहले मैं अपना एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं विद्युत धारा उसकी विपरीत दिशा में बहती है, इसलिए विद्युत धारा की दिशा पीछे की ओर होगी, यानी कि मेरी पीठ की ओर। तो विद्युत धारा आगे से पीछे की ओर जा रही है, ठीक है, और जो बल लग रहा है वो अभी भी दाईं ओर ही लग रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगने वाले बल की दिशा दाईं ओर है, विद्युत धारा की दिशा मेरी ओर है। मैं ये इस हाथ से इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि विद्युत धारा की दिशा मेरी ओर है, लगने वाला बल दाईं ओर है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। तो निश्चित रूप से लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस ओर लगेगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो आपका उत्तर होगा कि इस स्थिति में जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा। ये हम किस नियम से पता कर पाए, ये हमने पता किया है दाएं हाथ के नियम से। आगे बढ़ता हूं मैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। जब आप विद्युत मोटर वाला वीडियो इसमें देखेंगे, यानी कि आप इसके पिछले के पिछले भाग वाला वीडियो जब देखेंगे तो आपको उसमें पूरी विद्युत मोटर को, उसके सिद्धांत, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि और उसमें विभक्त वलयों की उपयोगिता के बारे में अच्छे से कहा गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो विभक्त वलय होते हैं वो दिक् परिवर्तक की भांति व्यवहार करते हैं। वो हर अर्धचक्र के बाद विद्युत मोटर के अंदर विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कर देते हैं। जहां एक और प्रथम अर्धचक्र में हमारी वीडियो के अनुरूप विद्युत धारा की दिशा ए से बी से सी से डी थी, वहीं द्वितीय अर्धचक्र में उसकी दिशा डी से सी से बी से ए हो गई थी, और ऐसा करने वाले दिक् परिवर्तक कहलाते हैं। और यहाँ ऐसा काम किन्होंने किया, विभक्त वलयों ने, इसलिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की भांति व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि ऐसी कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर उपयोग की जाती है। कई युक्तियां हैं, कूलर हो गया, कूलर की खुद की मोटर हो गई, पानी की मोटर हो गई, पंखे हो गए, एसी या फ्रिज के कंप्रेसर हो गए, और इसके अलावा डीवीडी प्लेयर हो गया। तो ऐसी तो कई युक्तियां हैं जिसमें विद्युत मोटर उपयोग की जाती है। जो भी उपकरण घूमता है उसमें विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। आगे लिखा हुआ है कि क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का क्रियाकलाप है। यदि कोई क्षण चुंबक यहाँ पर हम अंदर धकेलेंगे तो हमें विक्षेपण दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में। क्या दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में? विक्षेपण। क्यों दिखता है वो विक्षेपण? क्योंकि उसके अंदर धारा प्रेरित होती है, उसके अंदर धारा प्रेरित होती है जिसको इंगित करता है गैल्वेनोमीटर अपने आप को विक्षेपित करवा करके। तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होगी। अगला पॉइंट है कि कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाता है। जो क्षण चुंबक था वो अंदर ही था, अब अचानक से हमने बाहर खींचा तो क्या होगा? पुनः विक्षेपण होगा, किंतु अब की बार विक्षेपण पिछले विक्षेपण की दिशा की विपरीत दिशा में होगा। यानी कि आने पर जिस दिशा में विक्षेपण होता है, ले जाने पर उस दिशा के विपरीत दिशा में विक्षेपण होता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए। यदि इस चुंबक को इस कुंडली के भीतर स्थिर रखें तो कोई विक्षेपण नजर नहीं आता, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो की ओर इंगित करती है, यानी कि इसमें कोई विक्षेपण नहीं होता। यह क्रियाकलाप हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की हमारी पिछली वीडियो में ही सीख चुके हैं या कर चुके हैं। अगला प्रश्न, दो वृत्ताकार कुंडलियां ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन कर दे तो क्या कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्यों और नहीं होगी तो क्यों, हमको कारण बताने। निश्चित रूप से कुंडली बी में विद्युत धारा प्रवाहित होगी या विद्युत धारा प्रेरित होगी। क्यों? क्योंकि प्रथम कुंडली या प्राथमिक कुंडली, ये क्रियाकलाप भी हमने कल विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाली वीडियो में देखा है कि, या पिछली वीडियो में देखा है कि होता यह है कि जो विद्युत एक कुंडली में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र। उसके चुंबकीय क्षेत्र से द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो परिवर्तित होता है, जिसके कारण उसमें धारा प्रेरित हो जाती है। तो इसका जवाब रहेगा हाँ, उसमें धारा प्रवाहित होती है। और इसका कारण क्या लिखेंगे? इसका कारण है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है जिसके कारण वह द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित करवा देता है। तो इसका कारण लिखेंगे आप वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने का नियम बताइए। पहला प्रश्न है
कि किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी सीधे धारावाही चालक के आसपास बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम था दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो ये कहता है कि यदि हम किसी सीधे धारावाही चालक को अपने दक्षिण हस्त में इस प्रकार पकड़ें कि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा हमारे अंगुष्ठ के द्वारा निर्धारित हो, तो हमारी उंगलियों की जो दिशा होगी वो उस परिपथ में या उस तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो जो पहले प्रश्न का उत्तर है कि कौन से नियम से हम यह निर्धारण करते हैं, तो वो नियम का नाम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, यानी कि दूसरा प्रश्न जो कहा गया वो ये कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र, मतलब हमको एक चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्र के लंबवत विद्युत धारावाही सीधे चालक पर, यानी कि धारावाही चालक में विद्युत धारा भी प्रवाहित हो रही है और उसमें लगने वाला बल, तो ये कौन सा नियम है जो लगने वाले बल की दिशा को निर्धारित करता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, फिर से चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर, यानी कि यहां कुंडली स्वयं गति कर रही है, घूर्णन कर रही है, यानी कि उस पर बल लग रहा है, घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा पता करना। तो जब जब इसमें धारा प्रेरित होती है तो उस प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित कौन करता है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम। तो यहां दक्षिण हस्त नियम या दाएं हाथ का नियम इसको निर्धारित करता है। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। पिछले वीडियो में हमने यही किया है, हमने एसी जनित्र बनाया था, उस एसी जनित्र में उसका सिद्धांत, उसकी कार्यविधि और उसकी संरचना को स्पष्ट किया था। इसमें ब्रशों का क्या कार्य है? कार्बन के ब्रश इसमें क्या कार्य करते हैं? तो कार्बन के ब्रश बाहरी परिपथ में विद्युत धारा को लाने का कार्य करते हैं, यानी कि बाहरी परिपथ में जो विद्युत धारा आती है वो उन कार्बन ब्रशेस के माध्यम से ही आती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन तब होता है जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब तार का जो विद्युत रोधन है वो छिल गया हो, यानी कि उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो छिल गई हो। तो जब वो आपस में इस तरीके से आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो उस स्थिति को लघु पथन बोलते हैं। इसके कारण अचानक विद्युत धारा का मान परिपथ में बढ़ जाता है, जिससे आग लगने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, भू संपर्क तार का कार्य क्या है और धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो भू संपर्क तार जो होता है उसका मूल कार्य है किसी भी धातु के उपकरण की धातु से होने वाले करंट के लीक को या अतिरिक्त करंट को सीधे एक माध्यम बना करके धरती में या पृथ्वी में पहुंचा देना। तो ये भू संपर्क तार का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी वीडियो में हमने भू संपर्क तार की डिटेल देखी है, जहां से आप इस प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस प्रश्न का उत्तर पिछले पेजेस, यानी कि आपकी बुक के पेज नंबर 267 के सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ से भी बना सकते हैं। यानी कि पेज नंबर 267 पर जो सबसे पहला पैराग्राफ है वो भी भू संपर्क तार के बारे में आपको विवरण देता है, वहाँ से भी आप इसका उत्तर बना सकते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर की जो अभ्यास प्रश्नों वाली सीरीज थी वो यहाँ पर खत्म होती है। अभ्यास प्रश्नों को आपको स्वयं से बना करके लिखना है। आप लोगों को इसके प्रॉपर मैनर में नोट्स तैयार करने, क्योंकि जब तक आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे ये चैप्टर आप याद नहीं रख पाएंगे। इस चैप्टर में कोई भी आंकिक प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप लोगों को इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर लाने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए आप लोग इसकी जितने भी सिद्धांतिक प्रश्न हैं उनको, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उनको जितनी बेहतरी से आप कर सके उतने अच्छे से तैयार कर लेवें। अब इसके बाद हम अगले किसी चैप्टर की अगले किसी वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।